नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। राज्यसभा में कृषि सुधार संबंधी विधेयकों पर मत विभाजन की मांग पर गौर नहीं किए जाने के विपक्ष के आरोप खारिज। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा, उपसभापति ने विरोध कर रहे सांसदों से 13 बार की उनकी सीटों पर जाने और चर्चा में भाग लेने की अपील। सदस्यों को उच्च सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए आत्मनिरीक्षण की सलाह। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक समेत 6 विधेयकों को राज्यसभा से मिली मंजूरी। उच्च सदन ने चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाया कराधान और अन्य विधि, कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन विधेयक। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 समेत श्रम सुधार से जुड़े 3 अहम विधेयक लोकसभा से पारित। श्रम संहिता की परिभाषाओं में होगा बदलाव। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने चर्चा के जवाब में कहा, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा होगी सुनिश्चित। लोकल रिसर्च के साथ ग्लोबल टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखने की जरूरत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के 22वें दीक्षांत समारोह में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, देश के युवाओं की सोच पर निर्भर है देश का भविष्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार के साथ बहुपक्षवाद की आवश्यकता पर दिया जोर। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं उच्च स्तरीय बैठक को वर्चुअली किया संबोधित। कहा, संघर्षों को रोकने, विकास को गति, जलवायु परिवर्तन और विषमता कम करने के लिए बहुत काम करने की जरूरत। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि कृषि संबंधी 2 विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान मत विभाजन की सदस्यों की मांग पर गौर नहीं किया गया। सभापति ने कहा कि रविवार को कृषि संबंधी विधेयकों पर विपक्ष के गतिरोध के दौरान उपसभापति हरिवंश ने 13 बार सदस्यों से अपनी सीट पर जाने और चर्चा में भाग लेने की अपील की थी। The issue raised by saying that division, yes, members have a right to ask for division on different occasions. On this occasion, proceeding says 13 times the deputy chairman from here said, please go to your seat, I will allow division. सभापति ने गतिरोध के बीच कृषि विधेयकों के पारित होने को लेकर विपक्ष की आपत्ति पर कहा कि ये पहला मौका नहीं था। इससे पहले सदन में 15 विधेयक गतिरोध के बीच पारित किए गए थे। 15 bills were passed in din in this house and in that house. You want instances? I'll give. I don't want to do it. I can make it available to people. But in din, in the recent past, before I became chairman, including important bills. सभापति ने संसद भवन परिसर में धरने पर बैठे निलंबित सांसदों के लिए आज सुबह चाय लेकर जाने के लिए उपसभापति हरिवंश की सराहना की। उन्होंने कहा कि उपसभापति ने उनको चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उपसभापति ने लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता जताई है और 1 दिन के उपवास की बात कही है। He wrote a letter to me expressing his commitment to democracy, the way he was conducting the house and what has happened, how he was treated. And then he said, in order to arouse the conscience of the people, he want to observe hunger, what you call the not strike, self fast to make the members who have behaved in such a manner to realize और एक इंट्रोस्पेक्शन करे। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वो सदस्यों के निलंबन से खुश नहीं हैं, लेकिन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई उनके आचरण को लेकर हुई है। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब सदन में सदस्य निलंबित किए गए हैं।
suspension, this is not the first time. I'm not happy about the suspension. After all, they are my members. They are our countrymen. Action is on their conduct, not person. Try to understand. We don't have anything against any member, as far as I am concerned. I have a list, long list, how people have been suspended in this house, in that house. Suspension of a member. If there is also named by the chair, he shall forthwith put the question on a motion being made, no amendment, adjournment, or debate being allowed on suspension. That the member be suspended from the service of the council for a period not exceeding the remainder of the session. This is done as per the rules. That's my observation and my ruling also. सभापति ने कहा कि संसद परिसर का इस्तेमाल किसी धरने या प्रदर्शन के लिए नहीं किया जा सकता। सभापति ने सदन के सभी सदस्यों से आत्मनिरीक्षण करने की भी अपील की। My appeal to all the leaders of different parties, please understand the need to maintain decency and decorum, standards and values of this great house. We are elders' house. The scenes that are appearing in television, they are paining every Indian. So let everybody do some introspection. बाहर भेज गया और जो बैठे वो हमारा सदस्य है, वो लोग को भी समझ में आना चाहिए उन्होंने ये जो काम किया वो स्वीकार नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार निलंबित सांसदों को सदन से बाहर रखने पर अड़ी नहीं है। अगर निलंबित सदस्य अपने व्यवहार के खेद व्यक्त करते हैं तो निलंबन वापस लेने इस बिल पर विचार किया जा सकता है। सदन के नेता थावरचंद गहलोत ने भी रविवार को राज्यसभा में हुई घटना की निंदा की। दिन की घटना को हर कोई दुखद और निंदनीय बता रहा। एलओपी ने भी ये कहा कि वो घटना दुखद थी, अच्छी नहीं थी, और उस दुखद और अच्छी घटना नहीं थी उसको उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की आसंदी के खिलाफ बोल करके कि वो जो कुछ हुआ था वो उचित हुआ था और आसंदी ने निर्णय गलत किया था। ये मैं उचित नहीं समझता हूँ, ये बात रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ। As you rightly said, sir, as you rightly said, if they express their regret, government is not bent upon to keep them away and run the business, sir. We are on very strong footage, sir. Even on this bill, I don't want to go on the merit of that bill, sir. राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों ने 8 सदस्यों के निलंबन को रद्द करने की मांग की। विपक्ष की ओर से रविवार को सदन में हुई घटना पर खेद जताया गया। सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विपक्ष निलंबन रद्द करने, कृषि से जुड़े नए बिल लाने और इसमें 3 मांगों को शामिल नहीं किए जाने तक सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा। बाद में कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीआरएस और एनसीपी ने सदन से वॉकआउट किया। गवर्नमेंट को एक दूसरा बिल लाना चाहिए और जो उसके साथ ही हमारे जो कलीग्स हैं जिनको सस्पेंड किया है रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए, उनका भी वो वापस लेना चाहिए। तो ये 3 चीजें जो किसानों से संबंधित राइट, जब तक सरकार इनको वापस नहीं लेती है हम सेशन का बाईकाट कर रहे हैं। राज्यसभा में आज 6 विधेयकों को पारित किया गया और 1 विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया। जिन विधेयकों को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया उनमें भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, बैंककारी विनियमन विधेयक 2020, कंपनी संशोधन विधेयक 2020, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 शामिल हैं। इसके अलावा कराधान और अन्य विधि कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन विधेयक 2020 को उच्च सदन में चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया।
और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पर भी आज संसद की मुहर लग गई है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। कानून बनने के बाद ये विधेयक 5 जून को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार सिर्फ असामान्य परिस्थितियों में कुछ खाद्य पदार्थों जैसे कि अनाज, दालों, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेलों की आपूर्ति को विनियमित कर सकती है। इन परिस्थितियों में युद्ध, अकाल, असामान्य मूल्य वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदा शामिल हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री दानवे राव साहेब दादाराव ने विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए कृषि क्षेत्र में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बताया जा सकेगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के किसानों की आय दुगनी करना ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प पूर्ति की दिशा में ये विधेयक मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। उपसभापति महोदय, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में वोकल फॉर लोकल को केंद्र बिंदु मानकर मोदी सरकार विशेष रूप से काम करने में कटिबद्ध है। ये बिल किसानों के हितों में, ये बिल ग्राहकों के हितों में भी काम करेगा, इतना मैं आश्वासन देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों के लिए आज सुबह चाय लेकर पहुंचे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के इस कदम की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि सदियों से बिहार की महान भूमि हमें लोकतंत्र के मूल्यों को सिखा रही है। उस अद्भुत लोकाचार के अनुरूप बिहार से राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी के प्रेरणादायक और राजनेता जैसे आचरण हर लोकतंत्र प्रेमी को गौरवान्वित करेंगे। और अब बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा से श्रम सुधार से संबंधित 3 विधेयकों को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इसमें किसी प्रतिष्ठान में आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा को विनियमित करने, औद्योगिकी विवादों की जांच और निर्धारण और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। सदन में आज उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर एक साथ चर्चा हुई, जिसका श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने जवाब दिया। और श्रम कानूनों का उद्देश्य हम अपने देश के इन राष्ट्र निर्माताओं को हर प्रकार की सुरक्षा, सुविधा तथा कार्य करने के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करें। ओएसएच कोड में परिभाषाओं को भी व्यापक बनाया गया है। वर्तमान श्रम कानून में प्रवासी मजदूर की परिभाषा में केवल वे ही श्रमिक आते हैं जो कि एक ठेकेदार के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में लाए जाते हैं। ओएसएच कोड में प्रवासी मजदूर की इस परिभाषा को सुदृढ़ एवं व्यापक बनाया गया है। इससे पहले विभिन्न दलों के सांसदों ने विधेयकों पर चर्चा करते हुए अपने विचार और सुझाव रखे। मुझे लगता है कि ये जो ऐतिहासिक कानून है, ऐतिहासिक पदक्षेप है, इसके कारण आगे चल करके हमारा उद्योग सुधरेगा, मजबूत होगा, श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित होगा और देश का जो तेजी से तरक्की हो रही, विकास हो रही, वो भी बरकरार रहेगा। Now on social security, again, clause 142 mandatory Aadhaar. This is something that we have all debated again and again. Supreme Court has said that yes, you can do it by legislation. Now this again doesn't do it by legislation necessarily, because you will have now left it by delegated legislation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकल रिसर्च के साथ ग्लोबल टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का भविष्य कैसा होगा, ये देश के युवाओं की सोच पर निर्भर रहेगा, क्योंकि युवाओं के सपने ही कल के भारत की हकीकत को जमीन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में शोध संस्कृति को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का प्रस्ताव लाया गया है, ताकि देश में इस क्षेत्र में आगे की राह तय की जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि शिक्षा और परीक्षा छात्रों पर बोझ न बने। छात्रों को अपनी पसंद के विषय चुनकर पढ़ने की आजादी मिले, इसका खास ध्यान रखा गया है।
उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में वो सब कुछ है जो देश के युवाओं के भविष्य के लिए जरूरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे 21वीं सदी के आप जैसे युवाओं के लिए ही है। वो युवा जो वर्ल्ड को लीड करेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत को ग्लोबल लीडर बनाएगा। इतना ही नहीं, इस एजुकेशन पॉलिसी में तमाम ऐसी बातें हैं जो आप जैसे छात्रों की विश लिस्ट में सबसे ऊपर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की गुवाहाटी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र है और यही क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया से भारत के संबंध का प्रवेश द्वार भी है। पूर्वोत्तर का ये क्षेत्र भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र भी है। यही क्षेत्र साउथ ईस्ट एशिया से भारत के संपर्क और संबंधों का गेटवे भी है। इन देशों से भारत के संबंधों का मुख्य आधार कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी रहा है। अब एजुकेशन हमारे एंगेजमेंट का एक और नया माध्यम बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र संभावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में उन्होंने IIT गुवाहाटी के छात्रों से कहा, इस चुनौती से पार पाने के लिए एक सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन की स्थापना करने की तरफ आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 काल में किए गए कामों के लिए IIT गुवाहाटी की तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर इन राज्यों में कोरोना वायरस के संक्रमण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे। कोरोना के 63% सक्रिय मामले इन 7 राज्यों में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली इस बैठक में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्र सरकार सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रभावी सहयोग और निकट समन्वय के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। केंद्र सरकार उनकी स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी लगातार सहायता कर रही है। संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की जरूरत है। भारत के इस नजरिए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए पुरानी संरचनाएं पर्याप्त नहीं हैं। सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित आम सभा की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए संगठन की उपलब्धियों की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने बदलते समय और चुनौतियों को देखते हुए संगठन में सुधारों की वकालत भी की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बिना व्यापक सुधारों के संयुक्त राष्ट्र विश्वास के संकट से जूझ रहा है। फॉर टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड वी नीड अ रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म दैट रिफ्लेक्ट्स टुडेज रियलिटीज, gives voice to all stakeholders, addresses contemporary challenges, and focuses on human welfare. India looks forward to working with all other nations toward this end. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भारत की भूमिका अहम है। हालांकि संघर्ष को रोकने, विकास को सुनिश्चित करने, जलवायु परिवर्तन, असमानता घटाने और डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने जैसे मुद्दों पर अब भी और काम करने की जरूरत है। While much has been achieved, the original mission remains incomplete, and the far-reaching declaration that we are adopting today acknowledges that work
still needs to be done in preventing conflict, in ensuring development, in addressing climate change, in reducing inequality, and in leveraging digital technologies. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सभी की आवाज को अहमियत दिए जाने की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को भी संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव सेंथिल कुमार ने राइट टू रिप्लाई के दौरान कहा कि पाकिस्तान में हर रोज मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन वो भारत पर झूठे आरोप लगाने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने घर को देख लें। Human rights defenders in Pakistan are being silenced every day through intimidation, secret detention, torture, and enforced disappearances with the direct involvement of the Pakistani government. Targeting of journalists through threats, assaults, arrests, instilling extreme fear and self-censorship exposes the fallacy of Pakistan's so-called military-run democratic system. Very recently, we saw Marvi Sirmad, a women journalist and human rights defender, receiving highly derogatory and violent messages on social media. Journalists Ahmed Noorani and Gul Bukhari and their families have been receiving death threats daily and live in an atmosphere of constant fear and terror. Abductions continue, often of not only journalists and human rights defenders, but also of underage Hindu and Christian girls. Law enforcement agencies in Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, and Sindh have been given a free hand and are authorized to arbitrarily detain any person, including those below the age of 18 years. Cries of Baluch sister Hasiba Kamrani for her brothers Hassan and Isbullah Kamrani, who have been forcibly taken away by the Pakistani military, go unheard. This, Mr. Vice President, is a plight of daughters, sisters, and mothers in Pakistan. They say in Imran Khan's Naya Pakistan, you may not return home. संयुक्त राष्ट्र स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सोमवार को एक दूरंदेशी घोषणा को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भारत की प्राथमिकताओं को इस घोषणा में जगह मिली है। घोषणा में आतंकवाद से लड़ने के लिए तंत्र को मजबूत करने, बहुपक्षवाद संबंधी सुधारों, समावेशी विकास और कोविड-19 जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर तैयारी का आह्वान किया गया है। इस घोषणा को 193 सदस्यीय सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। और इसी के साथ खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। भारत ने अफ्रीकी देशों को आश्वासन दिया है कि वो उनकी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। मंगलवार को भारत अफ्रीका डिजिटल प्रोजेक्ट के बारे में CII और एक्सिम बैंक की ओर से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये भरोसा दिलाया। विदेश मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच भारत ने अफ्रीका के अधिकांश देशों तक दवाएं पहुंचाई। भारत ने अफ्रीका के देशों को मुक्त व्यापार कोटा, मुक्त टैक्स, मुक्त निर्यात की छूट दी है। इसके साथ ही ई-आरोग्य, ई-भारती के माध्यम से भारत के अस्पताल अफ्रीकी अस्पतालों की मदद करते हैं। आगे आने वाले दिनों में अफ्रीका और भारत समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक सहयोग बढ़ा सकते हैं। I emphasize again, in numbers, words and deeds, Africa is India's priority. Now, our commitment to Africa is represented by 4 pillars. 1, our developmental partnership. 2, trade and investment. 3, strong people-to-people ties, particularly in areas like education and capacity building for young Africans. And 4, most recently, defense and maritime security. देश में पहली बार पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। इसके साथ ही ठीक होने की दर 80.86% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में कुल 44,97,867 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ने से ये सुनिश्चित हो गया है कि देश में संक्रमितों की संख्या में कमी आई है और वर्तमान में संक्रमितों के प्रतिशत में कमी दर्ज की गई है। देश में पहली बार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,01,468 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रणनीतिक और वर्गीकृत टेस्ट ट्रैक ट्रीट नीति के कारण प्रभावी परिणाम सामने आ रहे हैं और इससे मृत्यु दर में कमी आई है। एक दिन में 75,083 नए मरीजों का पता चलने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 55,62,000 से अधिक हो गई है, जबकि देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सक्रिय रोगियों की कुल संख्या 9,75,861 है। इस समय भारत में कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर 1.60% है। पिछले 24 घंटों में महामारी से 1,053 मौत हुई हैं। ICMR के मुताबिक बीते 24 घंटे में 9 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। देश में अब तक 6,53,00,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना वायरस मरीजों की ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा कि इसीलिए सक्रिय मामलों और रिकवर मामलों के बीच का अंतर भी बढ़ रहा है। मंत्रालय के मुताबिक 14 राज्यों में 5,000 से भी कम मामले हैं, तो वहीं प्रति 10 लाख की आबादी पर जांच की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति बेहद कारगर साबित हुई है। इसी के परिणाम स्वरूप देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए प्रभावी नैदानिक प्रबंधन और उपचार प्रोटोकॉल में समय समय पर नए चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुभवों के कारण भी कोरोना पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पाया जा सका है। केंद्र सरकार ने अनुसंधानात्मक उपचार के तर्कसंगत उपयोग के लिए भी अनुमति दी है, जैसे कि रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी और टोसिलुज़ुमाब, प्रोनिंग हाई फ्लो ऑक्सीजन, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, एस्टेरॉइड और एंटीकोगुलेंट्स के उपयोग जैसे उपायों को अपनाने से कोविड रोगियों में ठीक होने की दर उच्च हुई है। हम केसेस को पहले डिटेक्ट कर पाए हैं, और क्योंकि पहले डिटेक्ट कर पाए हैं तो पहले आइसोलेट कर पाए हैं, पहले अस्पताल में ले जा पाए हैं। सो देयर हैज बीन अर्ली डिटेक्शन, अर्ली आइसोलेशन, seamless hospitalization. All this has been made possible because of an exponential increase in the testing infrastructure in the country. इन सब के अलावा कुछ अन्य उपाय पर भी सरकार की ओर से लगातार जोर दिया जा रहा है। सरकार ने अभूतपूर्व फैसला लिया है कि मेडिकल के पीजी छात्र अब 3 महीनों तक जिला अस्पताल में अपना योगदान देंगे, जिससे छात्रों को अनुभव मिलेगा और मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। एक नई प्रोग्राम को कार्यान्वित करने के डिसीजन हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम कहते हैं। इसके अंतर्गत जो भी पोस्ट ग्रेजुएट हमारे ट्रेनीज होंगे, रेजिडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वो 3-3 साल के लिए आते हैं MD MS करने के लिए, और उनको हम सेकेंड ईयर में 3 महीने के लिए, सेकेंड ईयर और अर्ली थर्ड ईयर, 3rd, 4th, 5th सेमेस्टर में 3 महीने के लिए उनको हम जिलों के अस्पताल में और जिले के सिस्टम में पोस्ट करेंगे एज अ मैटर ऑफ रूल, एज अ मैटर ऑफ देयर ट्रेनिंग। इस नियम के तहत जिला अस्पताल में तैनात होने के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए सीनियर डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा। मेडिकल छात्र को OPD, आपातकालीन IPD के अलावा रात में भी ड्यूटी देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज विश्व गेंडा दिवस है। हर साल 22 सितंबर को गेंडों की देखरेख, सुरक्षा और संरक्षण में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने विश्व गेंडा दिवस के अवसर पर एक सींग वाले गेंडों के लिए राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति की शुरुआत की है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत में एक सींग वाले गेंडों की संख्या सबसे अधिक है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।